सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन का जो इस बार 2024 का चेंज सिलेबस है, यानी एडेड जो टॉपिक्स नए हैं जो कि अधिकतर कोविड से पहले थे और फिर आ गए हैं, कुछ नए टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है जो एडेड है न्यू, चेंज कौन कौन सिलेबस के कौन कौन से चेंज्ड है, इसको मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैंने फर्स्ट 5 चैप्टर में जो जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं, जो जो चेंज सिलेबस का था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया और उसको मैंने पढ़ा दिया इसलिए क्योंकि बहुत सारे बुक्स जो पिछले पिछले बार के बच्चे ले लिए हैं उसमें वो सब टॉपिक्स नहीं है। 6 to 10 चैप्टर का अब यहाँ पर है जो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है और उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पहले पार्ट की तरह एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जितना इस बार का मेरा वीडियो है पूरे चैप्टर्स का, वो अलग से मिल जाएगा आपको। तो उन चैप्टर्स को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी पूरा सिलेबस है। जहाँ जहाँ कुछ बचा होगा वो यहाँ पर एक्सप्लेन है। तो आप दोनों मिलाकर पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बुक जिसका पुराना वो तो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि पुराने बुक में ये सब टॉपिक्स नहीं है। जो भी जस्ट 1 साल पुराना 2 साल पुराना जो बुक है उसमें, और पहले के पुराने किताब में होंगे। तो यहाँ शुरू करते बिना टाइम गवाए। न्यूली टॉपिक्स में चैप्टर 6 में मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। पहले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट था, फिर हटा दिया गया था, फिर डाल दिया गया। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में इसको ब्राउआ एंड अदर्स माने और 2-3 लोग साथ मिलके 1943 में इसको तैयार किए थे। ये असल में किया कैसे जाता है, तो आपको देखिए, जब भी कोई टेस्ट लिखना है, कोई किसी भी पूरे टेस्ट मेजरमेंट चैप्टर का कोई भी टेस्ट, तो उसका प्रोसेस क्या है। पहले आप इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स लिखिए, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स है। उसके बाद प्रोसीजर लिखिए, फिर स्कोरिंग लिखिए कैसे किया जाता है। जैसे अब इसको आपको लिखना है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तो इसमें क्या क्या आपका इक्विपमेंट्स है। तो इक्विपमेंट से एक बेंच होना चाहिए, मजबूत स्टेबल बेंच होना चाहिए। उसका हाइट है 20 इंच हाइट होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए बॉयज के लिए, और 16 होना चाहिए गर्ल्स के लिए। अब उस बेंच पर जो है आप स्टेप अप और डाउन करना है। तो आपको इक्विपमेंट में बेंच लिखेंगे फॉर बॉयज या फॉर मेल 20 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल 16 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 इंच और 16 इंच, मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि 16 सेंटीमीटर काफ़ी छोटा हो जाएगा। 20 इंच और 16 इंच का होगा, तो 20 इंच करीब 3 फीट आपका करीब होता है। तो थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है उठने और नीचे जाने में। तो 12 इंच का 1 फीट होता है, तो करीब 2 फीट से थोड़ा कम बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 16। तो इसको याद रखिएगा 20 और 16। इसको अगर मेंशन कीजिएगा तो एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे ब्राउआ 1943 ऐसा अगर वहां लिखे, उसका लिए लिखे, तो जो चीज आपका मेन लिख रहे हैं तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन, क्योंकि ब्लू पेन सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है, उसके अलावा पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए वहां पर, एक हो जाएगा आपका अच्छा कि जो मेन चीज है वो आ गया। इसके बाद देखिए करना क्या है। इसको पहले बेंच, दूसरा स्टॉप वॉच, यही 2 चीज इसमें चाहिए इक्विपमेंट में। प्रोसीजर क्या है, तो फर्स्ट द सब्जेक्ट और फर्स्ट द ट्रेनिंग। सब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर भी प्रयोग हो रहा है, जिस पर भी आप प्रयोग करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट द सब्जेक्ट हैज टू स्टैंड इरेक्ट जस्ट क्लोज बाय द बेंच। अब उसके बाद क्या करना है कि उनका स्ट्रॉन्ग लेग जो भी हो, लेफ्ट या राइट, उस लेग से अब स्टार्ट करेंगे 1 मिनट तक तेजी से, जो है 5 मिनट तक तेजी से जो है वो अप एंड डाउन करेंगे। इस पर 300 सेकंड तक अप एंड डाउन। और ऐसा कहा जाता है कि आपका हर एक सेकंड में लगभग एक अप एंड डाउन हो जाना चाहिए। तो कितना रिपीटेशन आपका 300 लगातार हुआ, और उसमें फिर जैसे ही आप रुकिएगा तो 1 मिनट जब आपका रिकवरी टाइम है, उसमें 1 मिनट से 1.5 मिनट तक के बीच में आपका क्या पल्स रेट है, फिर 2 से 2.5 मिनट के बीच आपका क्या पल्स रेट है, फिर 3 से 3.5 मिनट के बीच क्या पल्स रेट है, यानी कितना जल्दी आप रिकवर कर रहे हैं। तो कभी भी क्या होगा ना कि पहला से 1.5 मिनट का पल्स रेट थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि अभी आप तुरंत थके हुए हैं, दूसरा से 2.5 का और कम होगा, तीसरा 3.5 का और कम होगा। तो कितना जल्दी पल्स रेट आपका डाउन हो रहा है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस दर्शाता है। कार्डियो मीन्स हार्ट का एफिशिएंसी, और वास्कुलर मीन्स आपका जो आर्टरीज और वेन्स है, प्योर इम्प्योर ब्लड का जो आना जाना है।
तो ये कितना इफिशिएंटली हो रहा है, मैंने कितना इफिशिएंटली प्योर ब्लड जा रहा है, कितना इफिशिएंटली इम्प्योर ब्लड आ रहा है हार्ट में, कितना इफिशिएंटली पंप होकर कितना रिकवर कर जा रहे हैं आप। तो ये फिटनेस दिखाने के लिए तो ये तीनों को आपस में जोड़ा जाता है। तो अब आप प्रोसीजर लिखिएगा कि फर्स्ट वन हैज टू डू जस्ट व्हेन द ट्रेनर or when the coach says start and start the stopwatch, then one has to start, the subject has to start up and down regularly on his feet, just like ladder climbing। तो उसको अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करना है लगातार। और जैसे ही 300 सेकंड होगा स्टॉप, तो स्टॉप हुआ उसके 1 मिनट बाद 60 सेकंड बाद 30 सेकंड के लिए एक पल्स काउंट, फिर 2 मिनट बाद 30 सेकंड्स के लिए सेकंड और 3 मिनट बाद थर्ड। ये जब जो हो जाएगा तो तीनों का जोड़ करके कितना आपका आ रहा है, ये जितना अच्छा होगा। जैसे इसका कंपटीशन का देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऐसे मैं पीडीएफ ज्वाइन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो सब लिखा हुआ वो उसका पीडीएफ है, उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा वहाँ। तो फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैसे निकाला जाता है इसमें, तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकंड, तो 100 इंटू 300 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ड्यूरेशन सेकंड तो 5 मिनट के लिए हमने किया तो 300 हो गया। 100 इंटू 300 डिवाइडेड 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड, यानी 1 से 1.5 के बीच जितना था, 2 से 2.5 के बीच जितना था, 3 से 3.5, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जितना आपका वो आ रहा है आउटपुट, वो कंपैरिजन के लिए होता है लोगों से कि आप कितना इफिशिएंट है, आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। ये आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूरा हो गया। तो स्कोरिंग लिखना है, प्रोसीजर लिखना है और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखना है। इसी में नहीं, किसी में भी किसी भी तरह टेस्ट आएगा तो जितने भी तरह के टेस्ट हैं वो सारा अच्छा से मैंने समझाया हुआ है, जो लिंक मैं दे रहा हूं उसके चैप्टर में। जॉनसन मिथली, ये नया मिथनी जो है ये नया, पहले ये भी थे लेकिन इनका जो मोटर एजिकुलिटी टेस्ट है ये एकदम नया है, एक सिलेबस में एकदम न्यूली ऐड किया गया है। 1932 में इन्होंने पहला बनाया था, लेकिन ये जो है 1938 में दोबारा मॉडिफाइड हुआ। तो आप लिखिएगा इन 1932 जॉनसन मिथली हैज क्रिएटेड motor ejaculatory test which is modified in 1938, and we have to study, we have to learn about 1938 जॉनसन मिथली मोटर एजिकुलिटी टेस्ट। यानी कि आपके अंदर क्या कितनी अच्छी मोटर एजिकुलिटी है। इसमें 4 तरह का टेस्ट है, 3 है बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, चौथा है सिर्फ बॉयज के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है ये जो चित्र है यहाँ पर ऐसा एक चित्र बना लीजिएगा, पीडीएफ पे भी आपको चित्र मिल जाएगा। तो इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ा, सॉरी 30 इंच चौड़ा, 30 इंच की चौड़ाई का, 30 इंच की चौड़ाई का और 18 इंच दूर का ऐसा बॉक्सेस रहेंगे। अब बॉक्सेस कितने रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जो बॉक्सेस रहेंगे 18 इंच के, तो 180 पूरा हो जाता है। ये 180 इंच का मतलब 15 फीट, तो 15 फीट का ये पूरा लंबा रहेगा। और ये क्यों है तो इसका हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो फ्रंट रोल आपको करना है, फ्रंट रोल कितना होना चाहिए, तो 2 फ्रंट रोल 15 फीट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि 7.5 फीट में 1 फ्रंट रोल और 15 फीट में 2 फ्रंट रोल। अब इसमें क्या क्या है आपका, पहले इक्विपमेंट लिखना है, तो इक्विपमेंट लिखना है वेल लेड मैट, जहां पर आपका, या वेल लेड टेस्ट एरिया, जो कि टेस्ट एरिया वेल लेड होना चाहिए। तो उसमें आपको चाहिए चॉक, ये या लाइम डस्ट चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, ये सारा कुछ इसमें चाहिए आपको। उसके बाद फिर आप लिखिएगा, जैसे फ्रंट रोल में तो आप लिखिएगा प्रोसीजर। फ्रंट रोल में जो है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे जो सब्जेक्ट को खड़ा होना है और 2 रोल पूरा 30 फीट के अंदर मार देना है, जो आपका पूरा 15 फीट का जो पूरा एरिया है इसमें मार देना है। तो अब इसमें क्या है, 2 रोल मारना है शुरुआत से, तो बीच तक 1 रोल और बाद वाला 2 रोल, पहले खत्म हो जाए तो अच्छा है, उससे पार हो गया तो आपका मार्क्स कटेगा। तो अगर आप आगे तक पार हो जा रहे हैं, यानी कि 7.5 में अगर नहीं कर पाए तो 1 मार्क्स कट जाएगा। टोटल मार्क्स कितना है, 2 रोल ठीक से मारे तो 10 मार्क्स। अब थोड़ा आगे निकल गए दोनों में तो 1 मार्क्स कट गया। अगर पहला ठीक किए दूसरा गलत किए तो 1 मार्क्स कट, 10 में 9। लेकिन अगर साइड वर्ड निकल जाए, जैसे हम रोल मारे और साइड निकल गए, ये जो 30 इंच का मेरा एरिया, इससे बाहर की तरफ भाग जा रहे हैं हम, 30 इंच भी काफी होता है, उससे अगर हम बाहर भाग जा रहे हैं
तो फिर उसमें 2 मार्क्स कट जाएगा, यानी आपका बैलेंस बहुत खराब है, आप साइड निकल जा रहे हैं, तो 2 मार्क्स कटेगा हर एक रोल पे। लेकिन रोल हो गया है तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा। रोल कर ही नहीं पाया कोई तो 0 मार्क्स हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आपको मेंशन करना अपने लैंग्वेज में कि सब्जेक्ट हैज टू मेक 2 rules. If the rules is perfect, then it will be 10 marks. But if the rule is taking more length inside, स्टेट में अगर आपका लेंथ ज्यादा ले रहा है तो 1 मार्क्स कटेगा। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द एरिना, जो आपका मैट है, जो टेस्ट मैट जो है, टेस्टिंग मैट के बाहर अगर आप साइडवर्ड चढ़ जा रहे हैं तो 2 मार्क्स कटेगा, लेकिन मार्क्स मिलेगा। अगर दोनों एकदम रॉन्ग भी किए तो भी आपको 6 मार्क्स मिल गया, क्योंकि साइड भी निकल गया, 2 कटा। आगे भी निकल गया तो एक और कट गया, माने हम आगे भी निकल गए, साइड भी निकल गया, तो 3 कटा। तब भी अगर रोल मारने आता है तो आपको 4 मार्क्स मिल गया, क्योंकि आगे का 1 मार्क्स और साइड का 2 मार्क्स कटने के बावजूद भी अगर रोल आपको करने आता है, अगर स्किल आता है रोल करने का, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। फ्रंट रोल हो गया, सेम वैसा ही बैक रोल में बैक मुड़ेंगे और बैकवर्ड रोल लेंगे, और सेम वही मार्किंग स्कीम है। अगर साइड निकल गया तो 2 मार्क्स कटेगा, ज्यादा लंबा चले गए तो 1 मार्क्स कटेगा। इस तरह से आपका मार्किंग फिर सेम टू सेम वैसा ही लिखना है आपको। जंपिंग हाफ टर्न, अब ये देखिए जंपिंग हाफ टर्न, देखिए यहाँ थोड़ा सा डीप किया हुआ है। इसको डीप वाला 1 2 3 4 5 डीप है। पहला डीप यहाँ से 30 के बाद है, और लास्ट वाला डीप इधर से 30 के बाद है। 1 मिनट, 1 2 3 4, और यहीं तक खत्म होना चाहिए था, तो यहां तक आपका खत्म हुआ, तो ये 5 होगा, 1 2 3 4 5 डीप कलर का होगा। तो ये डीप कलर का क्यों है, तो यहां पर जब हम जंपिंग हाफ टर्न मारेंगे तो पहला हम खड़े होंगे इस साइड, और हाफ टर्न होके इधर आएंगे, फिर हाफ टर्न होके इधर जाएंगे, आधा इधर आएंगे, फिर आधा इधर जाएंगे। तो 5 मुझे पूरा जंप करना है टोटल, 4 जंप टोटल करना है। एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, 4 जंप करना, हाफ मुड़ना है। तो पहला लेफ्ट हाफ मुड़ेंगे, दूसरा राइट हाफ मुड़ेंगे, फिर दूसरा लेफ्ट हाफ मुड़ेंगे, हाफ आधा मुड़ के इधर गए, फिर हाफ आधा मुड़ के इधर गए, ऐसे ऐसे करके हमको बढ़ना है साइडवर्ड बढ़ना है, हाफ। और 4 बार अगर परफेक्ट हम हाफ गए तो आपका टोटल जो यहाँ मार्क्स जो है 10 पॉइंट्स का मिलेगा, यानी 2.5 मार्क्स सब पे है। लेकिन अगर हम सही हाफ नहीं जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, या मेरा हाफ जो है कम ही दूर का हो रहा है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करके एक क्रॉस करके यहाँ पर नहीं जा पा रहे, फिर इधर से क्रॉस करके यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको उतना डिस्क्राइब नहीं करना है। इफ देयर इज परफेक्ट जंप देन देयर विल बी 4 परफेक्ट जंप 10 पॉइंट्स। If there is not perfect jump, then 2 points will be deducted in every jump, माने आधा ही पॉइंट मिलेगा खाली जंप करने का आपको। तो आप प्रॉपर जंप नहीं कर पाए तो 4 जंप का आधा, अगर 2 ही मार्क्स मिले सिर्फ जंप का, लेकिन परफेक्ट, क्योंकि ये इजिली लोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ मार्क्स मिल ही जाता है। जो थोड़ा कित खिला है वो और अच्छा कर सकता है। और चौथा जो है जंपिंग फुल टर्न जो जंप होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो जंप करके मुझे फुल टर्न वहां जाके गिरना है, सेंटर में दोनों पैर दोनों साइड करके। तो यहाँ पर जो है आपको फुल टर्न सिर्फ बॉयज के लिए है, और इसमें भी सेम है। अगर आप जंप सही करते गए तो 10 मार्क्स, और नहीं तो 2 मार्क्स फिर आपका कटेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 का जो है आपका है एडिट टॉपिक्स, यही है मेजरमेंट और कार्डियोवास्कुलर, यानी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वहां से ये आपको पढ़ना है। 7 नंबर यूनिट है जो कि फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है, वहां पर 7 नंबर चैप्टर जो है, तो फिजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। तो सीधा हम जानते हैं स्लो डिक्लाइनिंग फंक्शनल एफिशिएंसी जो होता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो सेल का बनना कम, टूटना ज्यादा होने लगता है, तो स्लो फंक्शनिंग होने लगता है सारा। कुछ चेंजेस तो सामने दिखाई देते हैं, जैसे जो है सामने से दिखाई देता है कि बाल किसी का वाइट हो रहा है, झड़ रहा है, चेहरे में थोड़े से रिंकल्स पड़ रहे हैं, और बॉडी का मसल थोड़ा सा लूज हो रहा है। इसको हम लोग फिजिकल फिटनेस जो मेजर्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनके द्वारा जो है मीन्स ऑफ फिटनेस के द्वारा हम लोग थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म किसी का नहीं हुआ है आज तक।
जो है जितने भी फिट रहते हैं लोग, कितना भी फिटनेस करते रहे, वो सामान्य लोगों से भले फिट दिखाई देंगे, लेकिन एक एजिंग प्रोसेस हर किसी का दिखाई देता है। यही कारण है कि दुनिया भर का डाइटिशियन और सारे जिम ट्रेनर सब कुछ होने के बावजूद एक उम्र के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स जो करोड़पति और पति होते, जिनके पास सब कुछ है अच्छा, फिर भी वो नहीं चाहते भी उनको एक समय के बाद खेल छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो प्रोसेस को डिले करने का, एजिंग प्रोसेस को डिले करने का माध्यम है प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू, ये तो सामने दिखाया था लेकिन उसको पॉइंट वाइज लिख देना है। एक तो पहले लिखना है जो कि नहीं दिखता है, वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, डिक्रीज इन ऑल सिस्टम, जो जो सिस्टम आपको याद है, तो ऊपर से नीचे चलते हैं। तो डिक्रीज इन नर्वस, डिक्रीज इन इफिशियंसी लिखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी बोन डेंसिटी कम होने लगता है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मस्कुलर सिस्टम। सारा सिस्टम को पहले लिख देना है, तब उसका लिखना है डिक्रीज सेंसरी ऑर्गन्स, जस्ट लाइक आई साइट कमजोर होते जाता है। अपवाद है कोई कोई जिनका आई साइट बुढ़ापा तक बहुत अच्छा है, किसी किसी का तो जल्दी ही खराब हो रहा है, लेकिन जनरली जो है 80% लोगों का, 80-90% लोगों का आई साइट एक एज के बाद वीक होता है। आई सेंस, ये लिसनिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑडिबल जो ऑडिटरी शायद का ऑडिटरी जो है सिस्टम, जो हमारा जो सुनने का सिस्टम है वो कमजोर होता है। सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाता है, सेंस ऑफ टेस्टिंग कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो सेंसरी प्रोसेसिंग है हम लोग का, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगता है। तो इस तरह से ये सब कुछ आपको मेन लिखना, सारे सिस्टम्स के बारे में। पहले नर्वस सिस्टम से शुरू कीजिए। नर्वस सिस्टम यहाँ पर, जैसे यहाँ आए सांस लिए तो यहाँ से आप रेस्पिरेटरी जोड़ लीजिए, यहाँ से खाना खाए तो डाइजेस्टिव जोड़ लीजिए, और चारों ओर मसल्स है तो मस्कुलर जोड़ लीजिए, स्केलेटल जोड़ लीजिए, और एक्सक्रेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो है वो हमारे वीक होने लगते हैं। इसके बाद ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग में आ जाएगा। उसके बाद तब आप टीथ लिख लीजिए, टीथ जॉ वीक हो जाए, जॉ का जो पकड़ है टीथ पर वो कमजोर होने लगता है, आईसाइट कमजोर होता है, स्मेल, टेस्ट, सारा कुछ ऐसा कम होने लगता है, आपको लिखना है। अब नेक्स्ट जो है 8th नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना था बायोमेकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में, जो कि नया एडेड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। टाइप्स ऑफ लीवर के लिए जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक लाइफ फाइल फ्यूल, और इस शायद आप देख पा रहे होंगे, लाइफ फाइल फ्यूल, ये लिख लिया LIFE लाइफ, FILE फाइल, FUEL फ्यूल। उसका सेकंड वाला को ग्राउंड कर दीजिए तो सब में जो है 3 चीज बचेगा, लोड, फुलक्रम और एनर्जी। लोड, फुलक्रम और एनर्जी जो है उसके अनुसार टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लीवर होता है। टाइप 1 लीवर सबसे अच्छा होता है, यानी जहां पर फुलक्रम अब कहते किसको समझ लीजिए, जब भी कोई चीज का बेस बनता है, जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी को फुलक्रम माना जाएगा, क्योंकि ये एक फुलक्रम काम कर रही है। इसका कोई भी चीज यहां रख देंगे तो वो लोड हो जाएगा, कुछ नहीं तो ये हाथ ही अपने आप में लोड भी हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, और मसल का जो पार्ट है जो इसको खींचे वो एनर्जी दे रहा है। तो किसी भी चीज में, जैसे हम लोग सीसॉ में जब रहते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, सीसॉ में एक रड है जिसमें बैठने का दोनों बना हुआ है। तो ये जो रड है जो बैठने के लिए बीच में लगा हुआ है, जहां से कि आप इधर या इधर हो सकते हैं, वो हो गया फुलक्रम। तो फुलक्रम यहाँ सेंटर में है, जिसके द्वारा आप इधर उधर कर सकते हैं। अब इधर पर लोड बढ़ेगा तो ये उठ जाएगा, लेकिन इधर से एनर्जी बढ़ेगा तो ये लोड, जिधर से एनर्जी ज्यादा लगेगा उधर दूसरा अपोजिट लोड बढ़ जाएगा, यानी एनर्जी और लोड साइड साइड है और बीच में फुलक्रम है। तो ये है टाइप 1, यानी किसी भी जगह अगर हम फुलक्रम को बीच में करके एक तरफ लोड एनर्जी करते हैं तो हमारी एनर्जी कम लगती, कम एनर्जी में काम हो जाता है। जैसे सेंटर किसी चीज को बांध के उसके चारों घुमाया जाता है, तो फुलक्रम बीच में आ गया, एनर्जी थोड़ा देते ही एक तरफ एनर्जी एक तरफ लोड, तो बहुत जल्दी काम इजीली होने लगता है। तो ये देखना है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सा मूवमेंट ऐसा कर इसमें टाइप 1 ज्यादा हमारा यूज हो, तो वो क्या होगा कि लेस एनर्जी देगा। तो आपको पहले लाइफ फाइट लिख के बता देना है, लीवर आर 3 काइंड, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में फुलक्रम बीच में होता है, एक तरफ लोड एक तरफ एनर्जी होती है। टाइप 2 में फुलक्रम साइड होता है, लेकिन लोड के बाद एनर्जी होती है, लोड उसके बाद एनर्जी।
यहाँ पर बीच में लोड और एक साइड से एनर्जी। तो उसको कहा जा सकता है, जैसे आप कैची उची काटते हैं तो लोड बीच में डालते हैं, वो पूरा फलक्रम हो गया, एनर्जी एक साइड से दे रहे हैं, तो लोड एनर्जी फलक्रम ये। लेकिन थर्ड वाले में क्या होता है, फलक्रम पूरा बाहर हो जाता है, एनर्जी बीच में डालते हैं और लोड बाहर होता है, तो इसमें ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है आपको। जैसे अगर उधर में बल्टी बंधी हो तो उधर हो गया लोड, सबसे साइड में हो गया लोड, अब एनर्जी बीच में लगा रहे हैं और फलक्रम इधर तक निकला हुआ बाहर तक, तो आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फलक्रम बीच में रहेगा, आप लोड एक साइड से एनर्जी अगर साइड से लगाएंगे और बीच में कुछ डाल देंगे, उठाएंगे तो बहुत जल्दी उठ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको देखना है कि लोड फलक्रम एनर्जी जो है, पहले इसको क्लियर करना है। फिर बोला वी शुड ऑलवेज कंसीडर दैट वी शुड यूज आवर बॉडी इन सच पोजिशन in during the sports activities or physical exercise activities that our body makes class 1 and class 2 लीवर मोस्टली, नॉट क्लास 3 लीवर। इस तरह से अगर आप इसको एक्सप्लेन करके और पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो है आपका साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, उसमें आपका है मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक। मोटिवेशन बेसिकली मोटिव से बना है। एक मैंने जो वो चैप्टर उसमें मैंने समझाया था कि एक किलिमंजारो के पर्वत पर एक चीता यानी लियोपार्ड का एक कार्कस मिला है, उसका अवशेष मिला। तो लोग ये पता करने लगे थे कि आखिर इतना ऊंचा गया क्यों था, इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जानवर भी बिना किसी मोटिव के ऊपर तक नहीं जाता, और उसी मोटिव से मोटिवेशन बना है। तो लाइफ में एक मोटिव अंदर आपका डालना, किसी भी चीज के लिए करने के लिए एक कॉज देना कि आपको क्यों करना है ये चीज, जो प्रॉपर कॉज कहानी के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से आपको अंदर से प्रेरित कर पाता है कि आपको करना चाहिए और क्यों करना है, वही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन बेसिकली दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो अंदर से आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा काम करता है क्योंकि इनसाइड आउट काम करता है। वो आउटसाइड इन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता, जब तक अंदर कुछ आग नहीं है, बाहर की चिंगारी ज्यादा असर नहीं करती है। तो इनसाइड में मोटिवेशन कैसे आए, तो ये आता है अधिकतर अच्छा बुक पढ़ने से, अच्छी किताबें जो मोटिवेशनल बुक हो वो पढ़ने से, या फिर मोटिवेशनल जो है अंदर से अपने आप में एक गोल सेटिंग करने से, एक प्रॉपर गोल सेटिंग जिसके लिए खुद को अंदर से प्रेरित किया जाए, खुद को लॉजिकली रेशनली तैयार किया जाए कि हमको क्या मेरे लिए लाइफ में अप्रोप्रिएट है और क्यों अप्रोप्रिएट है। जितना ज्यादा वाई क्लियर कर लेंगे आप, उतना ज्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। अब एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से मतलब कोई मोटिवेशनल मूवी देख लिए, मोटिवेशनल म्यूजिक सुन लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लिए, संदीप महर्षि जी को, जो है विवेक बिंद्रा, या बहुत सारे और लोग हैं उपलब्ध, तो आप जैसे सुन लिए, जो है उज्जवल पाटनी जी हैं और बहुत लोग हैं। कभी कभी मैं भी मोटिवेशन देते रहता हूँ। तो ये सारा जैसे मोटिवेशनल अगर चीजें अगर आप सुनते हैं, हमारे एक मित्र हैं प्रमोद पाठक जी, वो भी मोटिवेशनल डालते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं। ये डिपेंड करता है आदमी पर किस मेंटल सिचुएशन में है और कब किसकी बात लग गई। किसी को पैरासिटामोल ज्यादा असर कर सकता है, किसी को क्रोसिन, तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप जो है मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक जब बाहर से लेते हैं, प्रेज या ब्लेम एक्सट्रिंसिक है, बाहर से आता है, कोई प्रेज करता है आप प्रेरित होते हैं, कोई ब्लेम करता है तो आपको जब बाहर से प्राइजेस, ट्रॉफीज, मेडल्स दिया जाता है, वो सारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मेरे समझ से जितना ज्यादा आप अपने अंदर बैठते हैं और वाई को क्लियर करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उतना हाई होता है। उसके लिए एक कहानी है जो मैं बाद में बताता हूँ आपको, वाई कैसे क्लियर करें अगले वीडियो में कभी। टाइप्स गोल, पहला देखिए टाइप्स तो बता दिया मैंने, दो ही होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और नेक्स्ट है अब टेक्निक क्या क्या है। तो पहला जैसे मैंने गोल सेटिंग, गोल मैं हमेशा कहता हूं जिसका कुछ नहीं होता है गोल, वो घूमता रहता है गोल गोल। तो क्लैरिटी ऑफ गोल बहुत जरूरी है कि अपने लाइफ में एक लक्ष्य, एक वर्दी गोल की आखिरकार करना कि हम जी क्यों रहे हैं। तो एक ये गोल जो है गोल सेटिंग। सेकंड जो है हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट किसी भी चीज का जब अनुकूल इन्वायरमेंट रहता है तो फिर एक मजा अलग आता है। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं, चार लोग उसी माइंडसेट के आपके साथ जुड़ जाए तो आप हमेशा ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। तो मोटिवेशन टेक्निक है कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे आप खेल के लिए किसी को अगर प्रेरित करना चाह रहे हैं तो ग्राउंड अच्छा रखिए, बॉल अच्छे, लोग स्पेक्टेटर्स अच्छे, यानी अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा तो अपने आप जो है लोग आएंगे और खेलेंगे।
कंपटीशन कंपटीशन बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करता है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन से लोग बहुत अच्छे मोटिवेटेड रहते हैं। हमेशा अगर आपस में कंपटीशन हो रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो वो हार जीत के बीच एक पॉजिटिव मोटिवेशन काम करते रहता है। नेक्स्ट है रिवार्ड सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफी, जो मैंने पहले ही कहा कि रिवार्ड सर्टिफिकेट ट्रॉफीज ये जो है आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन का अच्छा काम करता है। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, जब आप कुछ करते हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन स्लो डाउन होते जाएगा। अगर आपको हमेशा प्रोग्रेस जानकारी रहेगी, नहीं आज आप पढ़े इतना आगे बढ़ गए, आज आपने कुछ सीखा इतना आगे बढ़ गए, तो ये प्रोग्रेस की जानकारी यानी कि नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। मीडिया एंड स्पेक्टेटर्स आजकल मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया खासकर, जैसे आप कोई फोटो डाले, आपको 100-200 लाइक आ गए, तो अंदर डोपामिन रिलीज हुआ कि अरे नहीं और करना है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लीजिए 5-10 कमेंट आया, अच्छा कि सर बहुत लेट कर दिए, जल्दी बनाते हैं अगले साल के लिए, या जल्दी से एक और बना दीजिए, हमको ये ज़रूरत है। तो ये एक तरह से जो मीडिया है और जो स्पेक्टेटर्स है, क्योंकि जंगल के अंदर अगर मोर नाचा और किसी ने नहीं देखा तो वो किसी काम का नहीं है, और अगर किसी जगह मोर नाचा और बहुत लोग देख के खुश हुए तो वो रियल में काम का है। उसी तरह आप कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, अकेले बहुत खेलते हैं तो किसी काम के नहीं है। जब आप कंपटीशन में भाग लेते हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट, किसी देश का नाम ऊपर करते हैं, तभी आपको वो स्किल काम का होता है। तो ये हो गया मीडिया एंड स्पेक्टेटर्स। मोटिवेशनल म्यूजिक मैंने पहले ही कहा, मोटिवेशनल स्टोरीज, प्रेज एंड कमेंट। कभी कभी प्रेज करना काम करता है, कभी कमेंट भी काम करता है। जैसे अगर बीइंग ए कोच, अगर किसी को मैं बुला के बोलूं कि तुम्हारे भी पूरी टीम थी, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, तो ये निगेटिव कमेंट है, लेकिन ये कमेंट काम करता है मोटिवेशन का कि सर को इतना ज़्यादा विश्वास था, हम नहीं कर पाए, अगला मैच में करके दिखाएंगे। तो ये जो है सारे हैं। और नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक और नया टॉपिक जुड़ा है, एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? एडहियर मीन्स चिपकना या किसी चीज को बांधे रखना। एक्सरसाइज से खुद को बांधे रखना। आज के डेट में फिट रहना, जो फिट है वही हिट है, तो अपने आप को फिट रखना जो है बड़ा जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा साधन क्या है? डाइट तो अधिकतर लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को ठीक ठाक मिल जाता है, कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही मिल रहा है, इसलिए ओबीज होते जा रहे हैं। लेकिन जो है एक्सरसाइज और उससे जोड़े रखना अपने आप को, ये बड़ा टफ मामला है। लेकिन ये बहुत सारे देशों में कंपल्सरी किया गया, बहुत जगह तो ऐसा है, बहुत सारे देशों में, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकार से लाभ मिलते रहे, तो आपको सप्ताह में 5 दिन आपको जिम में आपका साइन होना जरूरी है। जिम, कोई ना कोई जिम वाले जब आप साइन कर देंगे कि ये नहीं जिम आते हैं या एक्सरसाइज को का शेड्यूल फॉलो करते हैं, तभी आपको सरकारी से फायदा मिलेगा। यानी अपनी ओर से आपको फिटनेस जो है, फिटनेस फ्रीक यानी फिटनेस कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी जो है दूसरा कोई मदद करेगा। एक लाइन है ना कि जो कुत्ता खुद ही को काटे, अपना घाव खुद ही चाटे। अगर खुद ही नहीं आप कोशिश करें तो लोग कितना संभालेंगे आपको? तो इसलिए एक्सरसाइज एडहेरेंस बहुत जरूरी है। इसके क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो इसमें आपको पढ़ना है। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस के लिए स्ट्रेटजी है कि सिंपल इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी को एक्सरसाइज के लिए शेड्यूल में लाना है, तो उसको सिंपल एक्सरसाइज बताइए। ऐसा नहीं कि पहला दिन बता दिए पैर उठा के यहाँ रख लो सिर के गर्दन के पीछे और इस तरह से हाथ पर चलने लगो, तो एक दिन में भाग जाएगा। तो सिंपल से स्टार्ट लेना है और इंटरेस्टिंग थोड़ा एक्सरसाइज शेड्यूल बताना है। फिर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि मोनोटोनस एक ही एक्सरसाइज डेली बता रहे हैं। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज कराना है आपको। अपरेटस अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट जो है इसमें वेरिएशन होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं है कर लोगे भाई, अरे बीच में छूट गया, जैसे कोई मेरा ही छूट जाता है कभी कभी, तो लगता है अरे एक दिन छूट गया तो क्या हुआ। ऐसे जनरली एक मिनिमम शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है कि 50 पुशअप 50 सिटअप्स। तो ये हाफ पुशअप और हाफ सिटअप्स भले हो जाए, क्वार्टर भी हो जाए, लेकिन मुझे एक सिंबॉलिक करना ही करना है, वो मैंने एक अपने अंदर रखा हुआ है। तो पिछले 5-6 महीना से तो मुझे लगता है कि एक दिन छूटा था, रात में मैंने फिर कंप्लीट किया, बाकी हो जा रहा है वो। तो आप भी एक उसको कर सकते हैं कि एक सिंपल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक सिंपल सेट गोल्स, उसके नेक्स्ट पॉइंट यही है, सेट गोल्स। और एक्सरसाइज इन पीयर ग्रुप्स, अपने अगर ग्रुप में अगर दोस्तों के साथ अगर कर सके तो और अच्छा है। उससे क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। 4 में से 3 दोस्त भी आ गए तो आप साथ साथ चल देंगे, मन लगा रहेगा।
तो अपने पीयर ग्रुप से, अपने दोस्तों के बीच से एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जैसे हमारे कॉलोनी में भी जो महिलाएं हैं जो साथ में वॉकिंग करती हैं, उनका वॉकिंग मैं देखता हूँ अधिकतर कंटिन्यू रहता है। कारण क्या है, 5 है उसमें से 3 भी आए तो निकल गए, चल टहल ले। तो कोई ना कोई 1-2 जो लोग हैं जो छूट गए, अगला दिन वो आ गए, तो एक एक दिन छूटने के बाद भी उस ग्रुप में सम्मिलित होते रहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी का मतलब कतई ये नहीं है कि आपका एक दिन छूट गया तो एक्सरसाइज छूट गया, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। तो सप्ताह में 5 दिन को भी कंटिन्यू ही माना जाता है, कोई भी 5 दिन वो हो। ठीक है, ये सारा कुछ है। अट्रैक्टिव और न्यू अपरेटस रहे, तरह तरह के अपरेटस में कीजिएगा तो और मन लगा रहेगा। अब नेक्स्ट लास्ट 10th चैप्टर है ट्रेनिंग स्पोर्ट्स। इसमें नया जुड़ा है आपका सर्किट ट्रेनिंग। ये बहुत पहले था, फिर हटा दिया गया था, फिर जोड़ दिया गया है। एडम्सन और मॉर्गन नाम के 2 जो है लोगों ने इसको 1957 में निकाला था, तो इसको अंडरलाइन करके आप रख लीजिएगा। लीड्स यूनिवर्सिटी के थे। इसमें 6 to 15, कहीं किसी का 6 to 9 है, किसी में 9 to 12 है, लेकिन हम लोग रेंज बढ़ा दिया जाए 6 to 15 एक्सरसाइज, 6 से 15 एक्सरसाइज इसमें हो सकते हैं, कहीं पे 16 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 to 15 को एक हम ज़्यादा रेंज ले लिए है ताकि ये मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज की ओर जा रहा है। तो 6 to 15, अब 6 से कम है तो उसको सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब क्या है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो एक दूसरे से जुड़े रहे, और जितने लोग हैं उतने तो एक्सरसाइज रहे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 8 लोग हैं तो 8 तरह के एक्सरसाइज का स्टेशन, डिफरेंट स्टेशन कहा जाता है, डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट एक्सरसाइज रहे। अब इसमें 1-2 चीज ध्यान देना है कि हमारा एक्सरसाइज जो चेंज होगा, जैसे 30 सेकंड्स में एक्सरसाइज चेंज करने हैं, तो 30 सेकंड्स में जो एक्सरसाइज चेंज करेंगे तो एक ही मसल ग्रुप का एक्सरसाइज ना हो। जैसे यहाँ पर जंपिंग है अगर, तो अगला जो जाएंगे हम सबको एक क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मेरे उस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों पैर का नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें आने वाला, मैं उसमें जाने वाला हूँ। तो मेरे इधर वाला हाथ का होगा, उधर वाला पेट का एक्सरसाइज होगा। इस तरह करके चेंज करना, इस तरह करके सर्कल बनाना है। और आप 12 सर्किल अपने से बना के देख लीजिएगा क्या हम ऐसा एक्सरसाइज सेट कर पा रहे हैं। बुक का हेल्प ले लीजिएगा और 15-20 तरह एक्सरसाइज याद रखिएगा तो अपने आप लगेगा। बीच में चिनअप डाल सकते हैं, पैर के बाद फिर हाथ डाल सकते हैं। पुशअप है तो बैक, सिटअप्स है तो बैक सिटअप्स डाल सकते हैं, और जो है पैर का हाथ का अल्टरनेट आगे बढ़ाते रह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है करके एक्सरसाइज का डालिएगा। इसमें एक्सरसाइज का जो है इसकी जो है एफिशिएंसी को लोगों के अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज करें, मतलब ट्रेनिंग लोड को, यानी इसकी जो सर्किट ट्रेनिंग का जो भार है, लोड है, ट्रेनिंग लोड है, उसको कोई बोलेगा कि ये तो इजी, इसको इंक्रीज करना है, या बहुत हार्ड आपने कर दिया इसको डिक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें रिपीटिशन जो है उसको थोड़ा कम कर दिए। जैसे 30 सेकंड है तो उसको 20 सेकंड कर दिया तो थोड़ा कम थकान होगा। इंटरवल को घटा दीजिएगा। जैसे हम एक से दूसरे जाने के बीच 30 सेकंड का गैप दे रहे थे, अब 15 सेकंड गैप देंगे, तो क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुआ तब तो दूसरा एक्सरसाइज शुरू कर दिए तो ट्रेनिंग लोड बढ़ जाएगा। इंटरवल बढ़ा दिए, 15 से 30 सेकंड कर दिया, 30 से 1 मिनट कर दिए तो ट्रेनिंग लोड घट जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी को आप घटा बढ़ा सकते हैं, उसके टाइमिंग को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके इंटरवल को घटा बढ़ा सकते हैं, और आप उसके लोड को, कहीं कहीं पुशअप है तो उस पुशअप के ऊपर कुछ रख के कर सकते हैं, कहीं डंबल हो तो डंबल का भार बढ़ा सकते हैं। इस तरह करके आप जंपिंग कर रहे हैं तो कंधा पे कुछ रख के जंप कर सकते हैं। तो जब कुछ लोड बढ़ा देंगे तो ट्रेनिंग लोड बढ़ जाएगा। लोड को और बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देंगे लोड को बढ़ाने के लिए, या घटा देंगे, टाइम इंटरवल को घटा बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है, इसके फायदा क्या क्या है अगर पूछ दिया तो फायदा ये है कि ये इजीली एक्सेसिबल है, बहुत तरह तरह एक्सरसाइज, दूसरा इंटरेस्टिंग है, तीसरा सारा बॉडी पार्ट्स एक साथ मूव करता है, और इजीली टू कंट्रोल है। एक कोच के द्वारा कंट्रोल बहुत इजीली हो जाता है। सेंटर में खड़ा है, 4 सर्किट बना दिया, एक बार में देख लिया सबको, और लोग जो है कम समय में ज़्यादा जो है तरह के एक्सरसाइज करके ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। ये सारा है। अगर डिसएडवांटेज पूछ दिया तो बोले कि बहुत तरह के इक्विपमेंट जो है नहीं इजीली अवेलेबल होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा जगह चाहिए। थर्ड जो है आपका जो है ये फिटनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्पेसिफिक किसी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सरसाइजेस जो है आपका एक स्पेसिफिक गेम के लिए तो अच्छे हो लेकिन दूसरे स्पेसिफिक गेम के लिए अच्छे नहीं हो। इसलिए सर्किट को ऑर्गेनाइज करना इस ढंग से कि स्पेसिफिक गोल को प्राप्त किया जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये पूरा जो हमारा जितना चैप्टर बचा हुआ था वो सारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों टाइम कम है, आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए तेजी से,
कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ भी कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो परीक्षा से पहले आपको क्लियर करना है तो मैं कल के कल वीडियो बना दूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अगर यूजफुल लगे तो उन लोगों को शेयर करें जो लोगों को इनकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि गुडनेस मस्ट बी स्प्रेड, यही हमारा फर्स्ट लाइन है। धन्यवाद।